नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बस एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए। 101% सफलता अगर कदम नहीं चूमेगा आप किसी भी एग्जाम में तो हमको बताइएगा कि चैनल वाला बोला था। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी ए। चलिए आप लोग का भी आंसर सही होगा, बहुत ही अच्छा। आगे देखते चलिएगा। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1951 ईस्वी। कब बना भारत, कब गणतंत्र देश बना? तो आप लोग यहाँ पर भारत कब गणतंत्र बना सभी लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो है गणतंत्र बना। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? इसमें भारतीय संविधान की विशेषता क्या है इस ऑप्शन में देखिएगा। और ये प्रश्न जो है 5001 बार आपका पूछा गया है। अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कुछ नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है यहाँ पर अनेकता में एकता है। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं लेकिन सभी में क्या पाया जाता है, एकता पाया जाता है। सब मिलजुल के रहते हैं और काम करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है बताना है, चीन, अमेरिका, भारत या ब्राजील? 5000 बार आने वाला प्रश्न जी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश अभी तक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है भारत। पहला जाता है चीन, ठीक है, तब पहला चीन, दूसरा भारत। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है आपको बताना है। अमेरिका है, चीन है, भारत है या ब्राजील है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम में बता देते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो होगा वो आपका भारत है। यहाँ पर जो है विभिन्न देशों के संविधान को मिला करके एकीकृत करके बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,205 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,163 वर्ग किलोमीटर या 32,87,563 वर्ग किलोमीटर, क्या होगा? ठीक है, देखिए सबसे अधिक बार है कि भारत का क्षेत्रफल ये तो 1001 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। अभी तक आप जिस किसी एग्जाम में दीजिएगा या शिक्षक एग्जाम दे रहे हैं या किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हमेशा पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत की चौहद्दी है, उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में बंगाल की खाड़ी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा हम आपको बता देते हैं। देखिए इसके पहले भी यदि आप लोगों ने देखा होगा तो ट्रिक से आपको पर्यावरण अध्ययन में बताया गया, लेकिन ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत भी आपका है पाठ में, तो हम यहाँ पर लेकर के आपके लिए आ गए हैं। तो आप एनसीईआरटी खाली नोट्स देखते रहिएगा, कोई एग्जाम क्रैक करेगा। देखिए यहाँ पर हम आपके लिए ट्रिक बना दी है, एकदम जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। अगर भुलाइएगा तब बताइएगा कि हम यहाँ पर जो है भारत की चौहद्दी भुला गए थे, अब नहीं भुलाइएगा आज के बाद। तो हिमा बंगाली ही अरबपति है, याद रखिएगा। कौन बंगाली अरबपति है?
हिमा, या न तो हम देखिए पहले एक बार कहे थे कि हेमा मालिनी बंगाली ही अरबपति है, तो ये भी याद आप रख सकते हैं, हेमा मालिनी बंगाली ही अरबपति है या हेमा बंगाली ही अरबपति है। ठीक है, तो अब आप जैसे याद रखिएगा, लेकिन हम लिखिए यहाँ पर हेमा बंगाली ही अरबपति है। देखिए डायरेक्शन बना लीजिएगा, इस तरह से डायरेक्शन बना लिए ना, ऊपर में क्या होता है उत्तर, ओकर अपोजिट में नीचे दक्षिण होता है, उसी तरह से मैं पूरब होता है, और इसके जो है यहाँ पर पश्चिम होता है ठीक ना। इसी तरह से क्या होता है, पश्चिम होता है। तो अब आप देखिएगा हिमा उत्तर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और घड़ी की दिशा में चलिएगा, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर पे हो गया हिमा, फिर यहाँ पर हो गया बंगाली, फिर देखिए हो गया ही, और फिर देखिए होगा अरबपति। यही चार गो, हिमा बंगाली ही अरबपति, चारे गो ना डायरेक्शन होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो चारे गो यहाँ देखिए लिखल है ना। तो हिमा से हो गया हिमालय पर्वत, अब पूरब में यहाँ देखिए बंगाली से हो गया बंगाल की खाड़ी, और ही से हो गया देखिए हिंद महासागर, और अरबपति से देखिए हो गया अरब सागर, हो गया ना। तो हिमा बंगाली ही अरबपति, यानी उत्तर में हिमालय पर्वत होगा जी, पूरब में बंगाल की खाड़ी होगा, दक्षिण में हिंद महासागर होगा, और पश्चिम में अरब सागर होगा। ये आपसे पूछा जाता है, अब आज के बाद मत भुलाइएगा, ठीक है, ना भुलाइएगा। और अगर नोट्स आपको नहीं मिला होगा, नहीं आप यहाँ से परचेज करके तैयारी कर रहे टीचर के, तो आप आज के बाद जरूर परचेज कर लिया, क्योंकि यहाँ से आपको 101% नहीं भिड़ेगा। तब यहाँ पर बताइए कि आया था कि ना आया था, पूरा प्रश्न एकदम भिड़ेगा ना, यहीं से आइबे करेगा, ये समझ है। इसलिए आप लोग नोट्स सब कोई ले लीजिएगा और पूरा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक से आप अगर बना लिए तो आप चाहे कोनो के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जेटेट होगा, चाहे सीटेट होगा, चाहे यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य होगा या सहायक अध्यापक आकलन होगा, 101% रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ देख लीजिएगा। चलिए, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है? 5001 बार ये प्रश्न पूछा गया। विश्व में जो है यहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको माना जाता है? देखिए मासिनराम मेघालय, तमिलनाडु, नेतरहाट, या कोई नहीं। तो देखिए पहले था चेरापूंजी, जिसको असम मानते थे हम लोग, लेकिन अब आ गया है कौन? मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्षेत्र माना जाता है, तुम याद रखिएगा। देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, या कोई नहीं। तो देखिए लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? 1001 बार एग्जाम में पूछा गया है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप जो है वो आपका है अरब सागर में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन है? आपको बताना। देखिए बहुत बार पूछा गया हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ इनमें से कौन है? वेद, पुराण, रामायण, सभी। देखिए इसमें हिंदुओं का सब पवित्र ग्रंथ है जो यहाँ नाम दिया हुआ, इसलिए राइट आंसर इसका सभी होगा। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कौन है? बताना। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कौन है आपको बताना है। ठीक है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबिल, या कोई नहीं। तो इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है वो होता है कुरान। ठीक है, क्या है आपका? कुरान है। ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? ईसाइयों का क्या होता है आपको बताना। ठीक है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबल, या कोई नहीं। तो ईसाई का जो है पवित्र धार्मिक ग्रंथ वो है आपका बाइबल। क्या है आपका? बाइबल है। ठीक है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है आपको बताना है। ठीक है, सिखों का जो होता है, सिख पंजाबी लोगों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? कुरान। तो आप समझ गए किसका है? वेद हिंदुओं का हो गया, बाइबल ईसाइयों का हो गया, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, देखिए एक बचा हुआ ऑप्शन, ये यहाँ पर सिखों का है। क्या है? सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है पवित्र। ठीक है, जैनियों का जैन जो होता है उसका पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, कुरान, रामायण, ये सभी आप जान गए। बाइबल भी जान गए, किनका है? कुरान, रामायण। आगम सूत्र जो है वो जैनियों का पवित्र ग्रंथ है। एकदम देख लीजिएगा, यहाँ पवित्र ग्रंथ से एक प्रश्न पक्का हर समय पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, आगम सूत्र, जैन अवस्था, या त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? त्रिपिटक से संबंधित है। ठीक है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है? पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, आगम सूत्र, त्रिपिटक। अब जान गए, बाइबल ईसाइयों का, आगम सूत्र जैनियों का, और त्रिपिटक बौद्ध का। अब बचा जेंदा अवस्था, तो जेंदा अवस्था जो है वो किसका है? पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं आपको बताना है। देखिए आपको यहाँ पर झारखंड भी पढ़ना है। ठीक है, तो झारखंड भी धीरे धीरे आपके सारे किताब में मिल जाएंगे, तो झारखंड से भी पूछा जाएगा आपसे। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? सरहुल, करमा, सोहराई,
टूसू, मंडा, सभी। तो देखिए झारखंड में ये सभी पर्व मनाए जाते हैं, जितने आप नाम देख रहे हैं ये सब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है? पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है? सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी। तो देखिए पंजाब में कौन सी पर्व होता है? बैसाखी होता है, ठीक है। पंजाब का बैसाखी जो पर्व है। बिहार का मुख्य पर्व क्या है बताना है आपको? सरहुल, ओणम, डांडी या छठ। तो बिहार का मुख्य पर्व जो होता है वो छठ के नाम से जाना जाता है। असम का प्रमुख त्यौहार कौन है? असम का प्रमुख त्यौहार कौन है? ठीक है, ये भी प्रश्न 5000 से एक से ज़्यादा बार आया, ठीक है। सरहुल है, डांडी है, बिहू है या कथकली है। तो असम का प्रमुख त्यौहार जो है वो आपका है बिहू। क्या है आपका? बिहू। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन है? डांडी गुजरात का है, बैसाखी पंजाब का है, ओणम केरल का है। अब बच्चा आपके पास पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु का है। तो इस तरफ से देखिए, अगर कुछ कुछ पर्व और आप देख लेते हैं तो कुछ अगर अलग से भी आता है तो आप वहाँ पर बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, बैसाखी या डांडी, ठीक है। तो केरल का प्रमुख त्यौहार क्या चीज़ है? ओणम है। क्या है आपका? ओणम है। चलिए, ठीक है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, आप देखिएगा, ओणम, ओणम केरल का ओणम हो गया, पोंगल तमिलनाडु का हो गया, छठ बिहार का हो गया। बच्चा क्या? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, तो ये महाराष्ट्र का हो गया। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का हो गया। झारखंड में कौन कौन नृत्य होता है? झारखंड में कौन कौन नृत्य होता है? छऊ होता है, पाइका होता है, कर्मा होता है, सभी होता है। तो ये सभी नृत्य जो है झारखंड में होते हैं, ठीक है। चलिए, गुजरात का प्रमुख नृत्य कौन है? गरबा, डांडिया, कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो गुजरात का प्रमुख नृत्य जो है ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला देखिएगा, केरल का प्रमुख नृत्य है, केरल का प्रमुख नृत्य कौन है? मोहिनीअट्टम, कथकली, ए और बी दोनों या डांडिया, ठीक है। तो डांडिया तो आप देख रहे हैं गुजरात का हो गया, तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, ओडिसी का प्रमुख नृत्य है, ओडिशा का प्रमुख नृत्य किसका? उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन है? ठीक है, ओडिसी, कथकली, डांडिया या कोई नहीं। तो आप एक करके ऑप्शन याद कर लीजिएगा, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, डांडिया गुजरात और कोई नहीं। तो इसमें आंसर कौन हो गया? ओडिसी, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का है। पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन है? एकदम याद रखिए, याद रखिए, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल, डांडिया गुजरात। अब बच्चा कौन सी भैया? भांगड़ा बच्चा हमारे पास, तो भांगड़ा पंजाब का हो गया ना। भांगड़ा नाचे गानों आप सुने हैं, आजा आजा सुने हैं कि न सुने हैं? एकदम सुनिए, सब सुनिए, जीके में सब आता है। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, ओडिशा या कथकली। तो देखिए, कथकली तो केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, ये कहीं का नहीं है। अब बच्चा भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन है? कथकली, भारतनाट्यम, पोगल या कथक, ठीक है। तो कथकली कहाँ के है भाई बताइए? केरल के है। भारतनाट्यम तमिल हो गया, पोंगल हो गया तमिलनाडु के, और कथक हो गया। तो कथक यह बच रहा है, तो यह जाएगा हमको लगता है उत्तर प्रदेश। चलिए, सही है, उत्तर प्रदेश चला गया। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन है बताइए? कथकली, कथकली कहाँ? केरल। कथक उत्तर प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु। चांगलो बच्चा, कौन बच्चा? चांगलो, तो नागालैंड, नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य जो है चांगलो है। कौन है? चांगलो। झारखंड में खाए जाते हैं पीठा, धुसका, ढकनी रोटी, मरवे की रोटी, सभी। देखिए, ये सब जो है ना झारखंड के मुख्य और प्रिय भोजन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। पंजाब का लोकप्रिय भोजन कौन है बताइएगा? सब कोई पंजाब जानते हैं, इडली डोसा, सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी या कोई नहीं। देखिए, पंजाब में सबसे अधिक मक्का की रोटी चलता है सरसों के साथ, ये पंजाब का मुख्य जो है यहाँ लोकप्रिय भोजन होता है ना। गुजरात का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, डोसा, ढोकला। तो यहाँ का है ढोकला, क्या है? ढोकला। बंगाल का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, मड़वे की रोटी, मछली एवं भात। कौन होता है? तो बंगाल का लोकप्रिय भोजन है मछली एवं भात। जन ही जाइएगा तन ही तालाब मिलेगा। अगर बंगाल में घूमने का मौका मिले तो आप लोग घूमिएगा, जौने जाइएगा तौने मछली वाला तालाब मिलेगा। सब कोई मार मार के डेली खाता है। दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन है डोसा, इडली, सांभर या सभी। देखिए, दक्षिणी भारत में डोसा, इडली और सांभर इस सबे के है, ठीक है, सबे के है। तो राइट आंसर सभी होगा। दिल्ली का लोकप्रिय भोजन है इडली, मक्का की रोटी, तंदूरी चिकन, मड़वा की रोटी। क्या होगा? ठीक है, तो दिल्ली का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका है तंदूरी चिकन। क्या कहते हैं? तंदूरी चिकन चलता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा। केरल का लोकप्रिय भोजन है, केरल का लोकप्रिय भोजन क्या है आपको बताना है, ठीक है। केरल का लोकप्रिय भोजन
क्या है। बहुत ही अच्छा भोजन होता है केरल में, एकदम समझ आइए, ठीक है। तो केरल का लोकप्रिय भोजन यहाँ देख लीजिए आपका जो मिल रहा है, इडली, डोसा, अवियल, ढोकला। तो देखिए यहाँ नारियल के रूप में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है अवियल होता है। यहाँ का भोजन जो है सबसे प्रसिद्ध है अवियल। महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है अवियल, ढोकला, डोसा या बड़ा पाव। तो महाराष्ट्र का सबसे अच्छा जो भोजन है वो है बड़ा पाव, जो कि एनहू आ गया है और सबको बड़ा पाव बड्डी सब खाता है कि नहीं खाते हैं। तो ये सब यहाँ का नहीं है, सब जो है दूसरे जगह से है। नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन कौन है? मोमोज, डोसा, अवियल या बड़ा पाव। तो देखिए इसमें सब ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन बचा मोमोज। तो इसका राइट आंसर है मोमोज। और देखिए सब जगह अब मोमोज सब जगह चलने लगा है। आप चाहे कोई झारखंड के कोई जिला में, सब जगह मोमोज जो है चल रहा है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, बिरयानी, बड़ा पाव या अवियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरयानी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिरयानी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, आपको बताना है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न आया है, 1001 से ज़्यादा बार प्रश्न आ गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सबसे पहले तो 8वीं अनुसूची जो है वो किससे है? तो भाषा से है। किससे? भाषा से है। और 1001 बार प्रश्न आया हुआ है। 8वीं अनुसूची किससे संबंध है? भाषा से संबंध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? बहुत बार आया है, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या झारखंड। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों आपको बता दें, सभी आप देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी का केवल प्रश्न हम लेकर के आए हुए हैं। अब आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप एक बार अनुभव कर रहे होंगे कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए एनसीईआरटी का जो नोट्स पढ़ लिए ना, जो टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, तो देखिए आपको हम इसीलिए लेकर के यहाँ पर इसका सारा पीडीएफ आ रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक जिनको नहीं उपलब्ध है तो टेक्स्ट बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से ही बना बनाया नोट्स सब मिल रहा है, केवल बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर तैयारी करते रहिएगा और नोट्स परचेज करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में, ठीक है। तो देखिए 1953 में प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, जिसमें आंध्र प्रदेश को माना जाता है, उसका गठन किया गया था, ठीक है। अब देखिए एक बार इसका प्रश्न हम नहीं बनाए ऑब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ आपको बता दे रहे झारखंड में लगने वाला प्रमुख मेला, जो कि आपको देखिएगा कि लास्ट में दिया हुआ है सीरीज बना करके, हमने इसको कुछ ट्रिक्स आपको बता दिया है दोस्तों। तो मेला को जरूर देख लीजिएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, सुन रब, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, अपने से बनाए हैं आप लोग के लिए, SHUN, सुन RB रब, सुन रब, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के सामने अब याद रखिएगा दे दू गम हजार सीता सा, बस इसे याद रखिएगा। तो एक कॉलम बना लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो एस का मतलब है श्रावणी मेला और दे का मतलब है देवघर, यानी श्रावणी मेला देवघर में लगता है, ठीक है। एच का मतलब है हिजला मेला और दू का मतलब है दुमका, यानी हिजला मेला दुमका में लगता है। यू का मतलब है उर्स मेला और गम का मतलब है गुमला, यानी गुमला जिला में लगता है। देखिए कभी कभी इसमें रांची ऑप्शन आता है तो रांची भी आप मार सकते हैं, ठीक है। एन का मतलब है नरसिंह धाम मेला और हजार का मतलब है हजारीबाग। आर का मतलब है राम रेखा धाम मेला और सीता का मतलब है सी से सिमडेगा, क्या मतलब है? सिमडेगा। और हिंदू धाम मेला है, बी का क्या है? हिंदू धाम मेला। और शाह है तो शाह का मतलब देखिए हो गया साहेबगंज। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एक बार यदि आप इसको लिख लेते हैं इस तरह सजा करके, तो देखिए यहाँ से ये जो मेला आप देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न अब तक झारखंड में 5 से 10 के बीच में आया हुआ है। 5 से 10 प्रश्न जो है इसमें से आया हुआ बराबर पूछ रहा है आपको। झारखंड का जब एग्जाम हो रहा है तो आपको भी झारखंड का एग्जाम देना है, तो आप ये मेला को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। का प्राकृतिक स्रोत है, बताना है कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? टॉर्च, मोमबत्ती, ग्रह या सूर्य, कौन जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? देखिए यहाँ पर जो है सूर्य जो है वो प्रकाश का ये आपका जो है प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट इज सन, यानी प्रकाश जो है वो कौन है आपका? यहाँ पर प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। और ये आपका जो है जेटेट में बार बार पूछा जा रहा है। सभी राज्यों के जेटेट परीक्षा जो होती है सभी में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किताब से निकल रहे हैं और आप देखिएगा तो सब लगभग सभी एग्जाम में ये आ रहा है।
जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी है जो नेचुरल स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकाश के साधन की आवश्यकता नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं या कोई नहीं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उससे हम लोग यहाँ पर क्या कह लेते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत जो आता है वो आता है सूर्य का प्रकाश। अगला है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया और बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे लकड़ी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, पत्थर स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है उससे हम लोग यहाँ पर कहते हैं अदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है। बताना है आपको प्रकाश जो हमेशा किस रेखा में गमन करती है। और 101 बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो किस रेखा में गमन करते हैं आपको बताना है, वर्तुल रेखा में, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में या किसी में नहीं। तो देखिए जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखिए प्रकाश का जो लाइट होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप देखते होंगे जब अगर यदि आपका मकान जो है अगर वो खपड़ैल होगा तो खपड़ा में देखते हैं किसी किसी में जब छेद होता है तो उससे जब प्रकाश गुजरती है तो आप देखते हैं वो एकदम सीधी जा करके कहीं ना कहीं बिछावन पर या दीवार पर जा करके आपको दिखती है। तो इस तरह से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। या 3 गो मोमबत्ती आप ले लीजिए और एक कूट ले लीजिए, अगर उसको एक सीध में अगर लाइन को नहीं रखेंगे कटा हुआ तो आप यह को नहीं देख पाते हैं प्रकाश को। और जब यह एक सीध में रखते हैं तो यहाँ पर आपको मोमबत्ती दिख जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। बहुत बार ये प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। तो देखिए ऐसे सारे प्रश्नों का पिटारा हम लेकर के आपके लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित आ रहे हैं, जहाँ से 101% आपके प्रश्न भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। और यही और इसी नोट से आपको तैयारी करने में सबसे अच्छा है, जो कि आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं या कहीं भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हैं। तो उसके अलावा अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो है 101% सफलता की गारंटी निश्चित हो रही है। तो आप जरूर यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित सारे NCERT का नोट्स देख लीजिएगा, जिससे आप यहाँ पर सहायक अध्यापक कह लीजिए, सहायक आचार्य कह लीजिए या जेटेट परीक्षा कह लीजिए, सभी में आपके स्कोर जो है 101% होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो आपको बताना है कि वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो प्रकाश जिससे आसानी से पार कर जाते हैं वैसी वस्तु को हम लोग देखिए कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु वैसी वस्तुएं हैं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से यहाँ पर पास कर जाती है, ठीक है। चलिए वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उससे क्या कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी या कोई नहीं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर सकती है वैसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे यदि हम लकड़ी का कूट ले लें या लकड़ी का कोई कागज़ ले लें या कोई मोटा कागज़ कूट ले लें, तो इससे होकर के आप प्रकाश को देखेंगे तो दूसरे तरफ आप नहीं देख सकते हैं, तो उसे अपारदर्शी वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला है, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश पार होती है लेकिन स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती उसे क्या कहते हैं। देखिए आप एक चीज़ देखते होंगे, जैसे आपके पास कांच है ना, तो कांच से अगर अच्छा कांच है तो हम प्रकाश को आर पार बहुत ही आसानी तरह से देख सकते हैं। लेकिन अगर कांच है और उसको ज़मीन में घिस दिए, ईंटा में रगड़ दिए, तो प्रकाश आर पार दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। जहाँ घिसा हुआ होगा धुंधला दिखाई देगा ना। या आप तेल लगा हुआ कागज़ को देख सकते हैं, घिसा हुआ कांच को देख सकते हैं, ये सबसे प्रकाश तो दिखाई पड़ता है लेकिन धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो दिखलाई नहीं पड़ता वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाती है लेकिन स्पष्ट नहीं, स्पष्ट मतलब धुंधला दिखलाई पड़ती है, उससे क्या कहते हैं। तो वैसे ही वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे रगड़ा हुआ कांच है यहाँ पर, और यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज़ है, घिसा हुआ कांच है, ये सभी पारभासी वस्तु के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला है, जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो किसका निर्माण होता है। देखिए होता क्या है, जब प्रकाश की किरण जो है किसी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो वो क्या होता है, मूव हो जाता है, परावर्तित हो जाती है, और वहाँ पर क्या करती है, तो छाया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, छाया का निर्माण करता है। और यह छाया का निर्माण जो होता है उसकी स्थिति पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छाया हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर छाया होगा। अब देखिएगा अगला, यहाँ पर आप देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सीधे चलती हुई
यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए प्रकाश की किरण है ना, एक मान लीजिए हम समतल यहाँ पर प्लेन ले लिए हैं, ठीक है, प्लेन कांच है। अब प्रकाश की किरण आती है, ये आपतित किरण हुई, और इसी माध्यम में, जैसे ये दो माध्यम होता है, मान लीजिए हवा का माध्यम है और ये पानी का माध्यम है, तो अगर इस माध्यम में आती तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आ गई, लेकिन इस माध्यम में नहीं आकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब उसी माध्यम में लौट जाती तो इसी घटना को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में आए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और दूसरे माध्यम में अगर आ जाए तो उसको अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। प्रकाश का अभी तक नेचुरल स्रोत आप देख रहे थे जिसमें सूर्य के प्रकाश को हमने लिया था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश का जो है कृत्रिम स्रोत कौन है, टॉर्च है, बत्ती है, लालटेन है या कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश का जो कृत्रिम स्रोत होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉर्च भी प्रकाश का कृत्रिम स्रोत ही है, क्योंकि स्वयं से नहीं प्रकाशित होता है, इसको मैन मेड है, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए कृत्रिम स्रोत हो गया। बत्ती भी कृत्रिम स्रोत है, लालटेन भी कृत्रिम स्रोत है, यानी इसमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, सभी, यानी टॉर्च, बत्ती और लालटेन, ए, बी और सी तीनों जो है क्या है, प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है। राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या है, ई है, मतलब सभी है, इसमें डी ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आगे अब यहाँ पर आपका जो है पाठ है एक्सरसाइज क्लास 6 का था और एक्सरसाइज 10 था, जिससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही। तो देखिए हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज दे रहे हैं, ठीक है। हर एक क्लास का हर टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं और जितने अब तक आए हैं, आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर क्लास से ही आपको पूछा जा रहा है, और आप लोग कहाँ पर जाते हैं, प्रैक्टिस सेट जाते हैं, जहाँ तहाँ से तैयारी करते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी भिड़ता नहीं है। तो आप यहाँ से पढ़िएगा, आपका 101% क्वेश्चन भी बढ़ेगा और 101% पास होने की सफलता गारंटी भी रहेगा। तो आप नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए, आपको अच्छा मार्क्स आएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।